हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी जो है सामान्य हिंदी हम सभी सामान्य हिंदी में समास टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। तो इसकी जो है इससे संबंधित 2 क्लास और हो चुकी हैं। इसके पहले आप चाहे तो जाके उन्हें देख सकते हैं। और हम सभी जो है देख लिया था कि समास क्या है, समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि इसके जो भेद हैं उन भेदों की चर्चा कर लिए थे हम सभी, है ना। तो भेद 4 हैं। और समास, समास का अर्थ होता है, समास का मतलब होता है संक्षेप, है ना। समास का जो अर्थ है जो है समास मतलब सम प्लस आस, समीप बैठना, यानी कि संक्षेप में। कहने का तात्पर्य है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रयोजन होता है या समास कहलाता है। और जो समास होता है, समास के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। समास के कितने भेदों की चर्चा हम लोगों ने की थी? 4 भेद हैं इसके, है ना। लेकिन यूपी टेट अगर में पूछा जाएगा तो उसमें हम समास के 6 भेद बताएंगे, ठीक। और टीजीटी पीजीटी के लिए हम जो है 4 बताएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। और मुख्य मेन जो क्या है, 4 ही हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे, हम सभी ने अव्ययीभाव समास को पढ़ा था, और द्वंद्व समास को पढ़ लिया था, द्विगु समास को पढ़ लिया था, कर्मधारय समास को पढ़ लिया था, है ना। इन सब को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वैसे भी जो है मूल पुस्तक से इसका जो है इसकी क्लास हो चुकी है। आप चाहें तो विस्तृत डीपली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज हम सभी पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तीसरी क्लास है, आखिरी क्लास है समास से संबंधित प्रश्नों की। 5 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। द्वंद्व निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो द्वंद्व समास की परिभाषा है, पहले आपको एक बता दें कि जैसे जिस समास में पूर्व खंड, मैंने आप सभी को बताया था कि समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। एक जो पहला पद है उसे पूर्व पद बोलते हैं, है ना। और जो दूसरा पद है उसे क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। दूसरे पद को हम सभी क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। तो जो है जिस समास में पूर्व खंड प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है, ठीक, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। और जिस समास में उत्तर खंड, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधाना बहुब्रीहि तत्पुरुषा, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, वो क्या हो जाता है? वो तत्पुरुष समास हो जाता है। और जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो, मतलब जो पहला है और दूसरा, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो? प्रधान हो, दोनों प्रधान हो, तो वहाँ हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। वहाँ कौन सा समास हमारा बनता है? द्वंद्व समास, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, जिस समास में दोनों खंड प्रधान ना हो, कहने का मतलब जब पूर्व पद, पहला पद और दूसरा पद, यानी कि उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान ना हो, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो, तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, है ना। तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो आज हम सभी जो है पढ़ेंगे द्वंद्व समास से संबंधित पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? बहुब्रीहि समास। 2 समास हम लोगों के बचे हुए हैं, ठीक है। और इनसे संबंधित, द्वंद्व समास से संबंधित जो है हम सभी जो है कुछ प्रश्नों को देख लिए थे। अब ये जो 5वां प्रश्न है, इन्हें देखते हैं कि द्वंद्व समास बताइए, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। ऑप्शन ए है शोकाकुल, बी है सर्वोत्तम, सी है वीर पुरुष, डी है पाप पुण्य, है ना। तो जो पाप और पुण्य, यही क्या है? द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य मतलब दोनों पद प्रधान है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम सभी। जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 6 है, उसे देखते हैं। जो 6 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा और स्पष्ट कर लेते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है
है ना। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, ठीक है। तो उनमें जो वैकल्पिक द्वंद्व है उसका ये भेद है पापुण। इस समास में दो पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, आजकल, आज या कल में भी द्वंद्व समास है, इसमें भी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 6 है हमारा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। बताना है इसमें कौन सा समास ऐसा है जिसमें द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए है आजकल, बी है रातों रात, डी है दिन दिन, सी है दिन दिन, क्षमा चाहूँगी, ऑप्शन सी है दिन दिन, डी है वीर पुरुष, डी ऑप्शन है हमारा वीर पुरुष। और प्रश्न संख्या क्या है? 6 है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, द्वंद्व समास का शब्द है। तो आजकल, आजकल इसमें क्या है? द्वंद्व समास है, ठीक है। आगे देखेंगे, करेक्ट आंसर ये होगा बी, कतर व्योत में कौन सा समास है? ठीक है, ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है द्विगु, सी है तत्पुरुष, डी है बहुव्रीहि। तो 7 है, इसमें भी क्या है? द्वंद्व समास है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। और कतर व्योत में द्वंद्व समास है। काटने और छांटने की क्रिया या ढंग को कतर व्योत कहते हैं। अब ये शब्द स्पष्ट हो गया होगा, पहली बार सुनने में बहुत लोग परिचित है इस प्रश्न से, है ना, क्योंकि PYQ है और हम सभी हमेशा बराबर इसे सॉल्व करते रहते हैं। तो कतर व्योत जो है ये काटने और छांटने की प्रक्रिया या ढंग को जो है कतर व्योत कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है, जैसे हार जीत, मतलब हार और जीत, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इस तरह से, ठीक। तो कतर व्योत में कौन सा समास है? जो है द्वंद्व समास है, ठीक। प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। समास की दृष्टि से एक वाक्य जो है अशुद्ध है, उन सभी को हमें बताना है। ये आश्रम पद्धति परीक्षा 2009 और 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो भर पेट अव्यय भाव समास, बी रसोई घर तत्पुरुष समास, सी दाल रोटी द्वंद्व समास, और डी है चाल चलन अव्ययी भाव समास। इसमें बताना है जो अशुद्ध है, जिनका जोड़ा अशुद्ध है उन्हें हमें बताना है। तो जो 8 नंबर का प्रश्न है, देखिए भर पेट अव्ययी भाव समास है ना। दाल रोटी, दाल रोटी क्या है? द्वंद्व समास है। इसमें रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है। ये तीनों कन्फर्म हो गया हमारा। और हमारा बचता है एक चाल चलन। तो चाल चलन में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? चाल चलन में द्वंद्व समास है, ना कि अव्ययी भाव, है ना। चाल चलन दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें क्या है? जो द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 9 है। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है द्वंद्व, सी है अव्ययी भाव, डी है द्विगु समास। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, है ना, बी है बहुब्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास, डी है द्विगु समास। तो जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में जो है प्रश्न संख्या 10 है, द्वंद्व समास है। 10 का जो है द्वंद्व समास, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, जय पराजय में द्वंद्व समास है, जिसका विग्रह है जय और पराजय। जय पराजय में कौन सा समास है? तो यही प्रश्न हो गया, फिर से रिपीट हो गया। इसका ऑप्शन ही मान लेते हैं हम सभी, क्योंकि पढ़ चुके हैं। द्वंद्व समास है जय और पराजय, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं, जो प्रश्न संख्या 12 है, देखते हैं धनुर्बाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी है कर्मधारय, डी है द्वंद्व। तो जो 12 नंबर का प्रश्न है, 12 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धनुर्बाण, धनुष और बाण, धनुर्बाण यानी कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं।
साथ ही साथ अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं, जैसे अन्न जल, अन्न और जल, धनुर्बाण, धनुष और बाण, धनुष और बाण। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। हानि लाभ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है बहुव्रीहि समास और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या जो 13 है, 13 से संबंधित जो आंसर है वो हो जाएगा द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? तो द्विगु जो होता है वो संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, है ना। जो तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर जो है अन्य पद प्रधान होता है, मतलब वहाँ पर बहुव्रीहि होता है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है मित्रों? द्वंद्व समास है, और ऑप्शन में हमारा द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन डी है भी। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म या जोड़ा। क्या है? युग्म या जोड़ा। अगला देखेंगे, आगे देखेंगे, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं अथवा उनके समूह या प्रधानत्व रहता है। जैसे हानि लाभ, दिन रात, माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन आदि। ठीक है, अब हम सभी जो है द्वंद्व समास जो है हमारी समझ से हम लोग जो है अच्छे से समझ चुके हैं। अब इनसे संबंधित अगर प्रश्न बन जाएंगे तो हम सभी उसे कर ले जाएंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद की प्रधानता होती है। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। तो पहले सबसे जान लें, जो बहुव्रीहि समास होता है इसका दोनों पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि जिस समास का पूर्व पद बताया गया कि दो पद होते हैं, एक पहला पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे को उत्तर पद बोलते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पर हम क्या कहते हैं? वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, अभी उदाहरण के माध्यम से ये और स्पष्ट हो जाएगा। और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है अव्ययी भाव, डी है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो क्या है? कुसुमाकर का समास विग्रह अगर हम करेंगे, कुसुम मतलब होता है फूल, फूलों का खजाना। क्या हो जाएगा? फूलों का खजाना आता है। इसमें क्या है? अर्थात वसंत हो जाएगा। फूलों का खजाना कुसुम, है ना। फूलों का खजाना अर्थात जो है वसंत में पुष्प खिलते हैं ना, है ना। बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पीताम्बर, बी है पापुड़, सी है आजीवन, डी है चौमासा। तो प्रश्न संख्या जो 2 है बहुव्रीहि समास से संबंधित, इसका है पीताम्बर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीताम्बर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पीताम्बर। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, और इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो पीत है अंबर जिसका, इस तरह से विग्रह अगर होगा, पीत है अंबर, अंबर जिसका, यानी कि श्री कृष्ण होगा। क्या होगा? श्री कृष्ण। ठीक है, पाप पुण्य में कैसा है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। आजीवन में क्या है? जीवन भर मतलब अव्ययी भाव समास है। ठीक है, और चौमासा में क्या है? ये तो संख्यावाची है, तो संख्यावाची द्विगु क्या होता है? संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची द्विगु हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं बहुव्रीहि समास से संबंधित। प्रश्न संख्या 3, कूप मांडुक में किस समास की योजना है? कूप मांडुक में किस समास की योजना है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए है, बी है द्वंद्व समास, सी है तत्पुरुष, डी है अव्ययी भाव समास। तो जो प्रश्न संख्या 30 है, कूप मांडुक का समास विग्रह अगर हम करना चाहें तो करेंगे जिसका ज्ञान कूप मतलब सीमित हो। क्या हो? सीमित हो। जिसका ज्ञान सीमित हो, वह व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कूप मांडुक, है ना। तो तीसरे व्यक्ति की चर्चा हो रही है यहाँ, तो यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है।
करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निर्दय में समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है द्वंद्व समास, सी है द्विगु समास, डी है बहुब्रीहि समास। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में बना हुआ प्रश्न है और जो प्रश्न एक बार बन जाते हैं उनकी दोबारा आने की भी संभावना होती है और या उन्हीं से संबंधित आसपास के सेम वैसे ही प्रश्न कर लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें करना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। निर्दय में समास है तो निर्दय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो दया नहीं है। निर्दय, निर्दय का मतलब होता है दया नहीं है जिसमें, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, विशेष व्यक्ति है ना। और कौन सा व्यक्ति है वो? जिसके अंदर क्या है? दया नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दया नहीं है उसी को तो निर्दय बोलते हैं। तो किसी विशेष व्यक्ति की चर्चा हो रही, बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन में हमारे डी ऑप्शन में है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निर्दय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अब एक अगला देखते हैं, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है कर्मधारय, डी है बहुव्रीहि समास। तो जो महात्मा शब्द है, महात्मा शब्द का अगर हम करें महान आत्मा के रूप में, ठीक है, महान आत्मा, इसका जो करेक्ट आंसर है ये थोड़ा सा जो है, आप अगर ये देखना चाहें तो ये कर्मधारय है, महान आत्मा है जिसकी, है ना, विशेषण विशेष, महान आत्मा विशेषण विशेष से का संबंध है, कर्मधारय भी हो जाएगा ये। और इसके साथ साथ ये अगर ये विग्रह किया जाए तो ये जो है बहुव्रीहि समास भी बन रहा है ना। तो ऑप्शन में दोनों हैं, है ना। थोड़ा सा ये विवादित है, इसके उस पर चलते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम, है ना, कि किस ऑप्शन को माना गया था। महात्मा शब्द का विग्रह यदि महान आत्मा के रूप में किया जाए तो कर्मधारय समास होगा, बिल्कुल। किंतु यदि इसका विग्रह महान है आत्मा जिसकी, ऐसा व्यक्ति के रूप में किया जाए, तो किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी, है ना, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। और उस समय क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में क्या माना है? डी माना है। तो हम सब भी क्या मानेंगे? किसे प्राथमिकता देंगे? बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता देंगे, है ना। अगर बहुव्रीहि ना होता तो क्या कर देते? कर्मधारय कर देते, लेकिन क्या मानेंगे? बहुव्रीहि समास मानेंगे, ठीक है, महान आत्मा है जिसकी। ठीक, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। लंबोदर उदाहरण है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास का है, बी है द्वंद्व समास का, सी है द्विगु समास का, डी है कर्मधारय समास का। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 6 नंबर का जो प्रश्न है ये है बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी, है ना। तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। जिस समास में दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि किसी अन्य तीसरे की प्रधानता होती है। इस समास में दोनों शब्दों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी, है ना, गणेश जी, सभी परिचित हैं इनसे। और चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो किसके भुजाएं चार हैं? अगर इस तरह से होता है तो क्या हो जाएगा? विष्णु जी, चार हैं भुजाएं जिसके, चतुर्भुज, ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके, यानी कि शिव जी, शिव जी कौन हो जाएगा? शिव जी, ठीक। आगे देखेंगे, जैसे इसी प्रकार से गिरिधर हो गया, गिर को धारण किया है जिसने, यानी कि श्री कृष्ण हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं। अगर आप इन्हीं को एक दो बार समझ के पढ़ लेंगे और जितना मैं बता रही हूँ अगर इतना ध्यानपूर्वक आप सुन लेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो इसके बाद जैसे दशमुख हो गया, है ना, दशमुख पूछ लिया जाए, दस मुख में समास है ना, तो दस मुख है जिसके, तो दस मुख के लिए कौन फेमस है? रावण प्रसिद्ध है ना। किसी तीसरे की चर्चा हो गई है। जैसे जलज है, जल से जो उत्पन्न हुआ है, अगर एक शब्द आ जाए जलज, जलज आ जाए तो जलज यानी कि सभी जान जाते हैं तुरंत, तुरंत क्या होता है? कमल होता है ना, कमल। वैसे जल में तो बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मान ली गई हैं, जो मतलब सेम मतलब बनती ही हैं, मान ली गई हैं, जो प्रमाणिक हैं। क्या है उन्हें? जैसे जल कहने पे जल में क्या उगता है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कमल आ जाएगा, जो प्रसिद्ध है, फेमस है ना।
उनको लिया जाएगा। तो इन सब में अगर देखा जाए तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुव्रीहि के जैसे लंबोदर है, चतुर्भुज है, चंद्रशेखर है, वीणा पाणी है, वीणा है हाथ में जिसके, यानी कि जैसे सरस्वती माता है ना, सरस्वती जी, गिरधर है, गिर को धारण किया है जिसने श्री कृष्ण, दशमुख रावण, जलज कमल। तो कुछ जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे इसके साथ साथ में आप सभी को जो है आप सभी को उनसे परिचित करा दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी देख लीजिएगा आप, बाद में भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक है, अगर यूट्यूब पे अगर क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं तो टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्रम से सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। और चक्रपाणी में कौन सा समास है, प्रश्न संख्या 7 है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि, डी है अव्ययीभाव समास। ये यूके पीजीटी परीक्षा 2018 का बना हुआ प्रश्न है ये। तो इसका जो चक्रपाणी अभी बताया गया, इसका जो है क्या हो जाएगा, जो है बहुव्रीहि समास। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि चक्र है जिसके पाणी, पाणी का मतलब होता है मित्रों हाथ, है ना, अर्थात कौन है, विष्णु जी हैं, है ना, चक्र विष्णु जी ही तो धारण करते हैं। आगे देखते हैं जो हमारा प्रश्न है, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, बी है अव्ययीभाव, सी है तत्पुरुष समास, डी है कर्मधारय समास। तो जो प्रश्न संख्या 8 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बहुव्रीहि। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, है ना। आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं, इनसे और स्पष्ट हो जाएगा। सपरिवार का समास विग्रह परिवार के साथ है जो होता है, यह बहुव्रीहि समास के तुल्य योग बहुव्रीहि के भेद के अंतर्गत आता है। अगर इस तरह से डीपली पढ़ना है तो आप क्लास जा करके देख सकते हैं, ये पूरा विधिवत पढ़ाया गया है। ध्यातव्य हो कि बहुव्रीहि समास के 4 भेद हैं, वे समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि में पहला पद सह का बोध होता है, सह यानी कि साथ, ठीक है, और ये सह अगर हो जाएगा तो वह हो जाएगा संस्कृत का। ठीक है, आगे देखेंगे, कमल नयन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी है द्विगु समास, सी है बहुव्रीहि समास, डी है द्वंद्व समास। कमल नयन प्रश्न संख्या 9 है हमारा। तो कमल नयन है ना, इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। समास के कुछ उदाहरण है जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, है ना। तो कमल नयन में पूर्व पद उपमान तथा उत्तर पद क्या है, उपमेय है। यदि इसका विग्रह कमल के समान नयन इस तरह से अगर किया जाएगा तो कर्मधारय हो जाएगा, कमल के समान नयन, है ना। किंतु इसका विग्रह कमल के समान नयन है जिनके, इस तरह से अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। और दोनों के रहने पर हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसे देंगे, बहुव्रीहि समास को देंगे। किसे देंगे, बहुव्रीहि समास को देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से कमल नयन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। तो प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पतझड़ में कौन सा समास है। पतझड़ ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि, सी है अव्ययीभाव समास, डी है द्विगु समास। प्रश्न संख्या जो 10 है तो 10 का है पतझड़। तो पतझड़ में जो है कौन सा समास है, अगर इसका विग्रह करें तो जिसमें पत्ते, मतलब पतझड़, पतझड़ में बहुव्रीहि समास, इसका विग्रह जो है झड़ते हैं जिसमें पत्ते, है ना, यानी कि पत्ते किस एक विशेष ऋतु में झड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है विशेष ऋतु की बात हो रही है, विशेष ऋतु की चर्चा हो रही है, यानी कि तीसरा अन्य पद प्रधान है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अब देखते हैं अगला, लिंग आ गया, लिंग से संबंधित प्रश्न आ गया। एक ही प्रश्न है, देख लेते हैं। हाँ, तो व्याकरण से समास, व्याकरण में जो टॉपिक है समास, समास से संबंधित हम लोगों ने 3 क्लास में समास से संबंधित जितने भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में विभिन्न वर्षों के, उन सभी को हम लोगों ने बड़ी सरलता पूर्वक देखा। और जो है हमारा ये विश्वास है कि जो है समझ में भी आया होगा कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास के भेद, है ना, सभी भेदों की परिभाषा और सभी भेदों से संबंधित उदाहरण, इनके साथ साथ जो भी प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बड़ी सरलतापूर्वक रिवीजन कर लिया है, प्रैक्टिस इनकी लगा ली है। और ये क्लास आज जो है इसी के साथ समाप्त होती है। एक प्रश्न लिंग से संबंधित है, ये भी देख लेते हैं क्योंकि इसी PDF में है। लिंग किस भाषा का शब्द है,
लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। हिंदी में अगर देखा जाए तो लिंग कितने होते हैं? हिंदी में 2 होते हैं, एक पुल्लिंग है ना, और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। और लेकिन अगर संस्कृत की बात की जाए तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और तीसरा क्या है? नपुंसकलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लेकिन हम सभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जो है 2 होते हैं। और लिंग किस भाषा का शब्द है? प्रश्न जो हमारा बन रहा है ये है, लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, किस भाषा का शब्द है? तो जो लिंग है ये संस्कृत भाषा का शब्द है मित्रों। लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ये संस्कृत से हिंदी में आया है, संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यही समाप्त होती है। फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे, और नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। हम सभी नए आत्मविश्वास और नए जोश के साथ फिर से हम सभी जो है यह अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल हम सभी कि जो TRE 3.0 जो री एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि जो भी विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं, अगर उन्हें प्रैक्टिस अगर करना है तो इस क्लास से जुड़ करके वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।